आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों, गोवा के कोरोना वॉरियर्स से और साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ संवाद किया है। इसके अलावा टीकाकरण के लाभार्थियों से भी चर्चा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि 17 सितंबर को रिकॉर्ड टीकाकरण होने से एक पार्टी को बुखार आ गया है। अब इस राजनीतिक बुखार का इलाज क्या है? पीएम ने कहा है कि पार्टी के नेता ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर दुखी है। वहीं आपको बता दें कि पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि शुक्रवार को 2.5 करोड़ टीकाकरण हुआ है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन 17 सितंबर का दिन मेरे लिए खास और भावुक करने वाला है। पीएम मोदी ने इस दौरान गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को धन्यवाद भी दिया है। गोवा विकास के कई कामों में आगे है, तो वहीं गोवा के हर घर में आज बिजली पानी पहुंच चुका है। गोवा के ग्रामीण इलाकों में भी आज घर घर जल पहुंच रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा की अहम भूमिका है। संक्रमण कम होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण कम हुआ है, लेकिन इससे अभी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कोविड बिहेवियर का पालन करें, हमें जरूरी है कि इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंचे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपील की है कि अभी भी कोरोना वॉरियर्स कोरोना के मानकों का ध्यान रखें। भारत नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार को एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। एक देर रात 12 बजे तक वैक्सीन की 2,50,10,390 डोज लगाई गई है। तो वही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि दुनिया में अब तक एक दिन में कहीं भी वैक्सीन की इतनी डोज नहीं लग पाई थी। वैक्सीन की रिकॉर्ड रफ्तार का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को दोपहर के 1:30 बजे तक ही वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। महज 9 घंटे में ही यह आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर चुका है। देश भर में हर घंटे 17 लाख, प्रत्येक मिनट 28,000 और हर एक सेकंड में 466 डोज लगाए गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 37,950 रिकवरी भी हुई है और 281 लोगों को कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो वहीं जिसमें केरल में शुक्रवार को आए कोरोना वायरस के 23,260 मामले और 131 मौतें शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 33,798 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,26,32,222 हो गई है। तो वहीं अब एक्टिव केस घटकर 3,40,639 हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल करने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में कई अहम फैसले भी किए गए हैं, जिनके तहत कई चीजों पर जीएसटी की दर घटा दी गई है और इसमें कोरोना की दवाओं पर जीएसटी छूट बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों की फूड डिलीवरी पर जीएसटी देना होगा। पहले स्विगी और जोमेटो जैसी एग्रीगेटर कंपनियां जिन रेस्टोरेंट से फूड कलेक्ट करती थी, उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इन कंपनियों को भी टैक्स देना होगा। तो वही रेलवे पोर्टर्स के मुताबिक और लोकोमोटिव पर जीएसटी 12% से बढ़ा करके 18% हो गई है। अगले 1 साल तक जहाज या फिर एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट्स के गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन और पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो वहीं माल ढोने वाले ट्रकों को नेशनल परमिट देने के एवज में वसूली जाने वाली फीस जीएसटी के दायरे से बाहर रखी जाएगी। काउंसिल ने एक और अहम फैसले में लीज पर विमानों के आयात पर जीएसटी को खत्म करने का भी फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि काउंसिल का यह फैसला संकट से जूझ रहे एविएशन सेक्टर के मंदी को निपटने के लिए मदद करेगा। काउंसिल ने कोविड की कई दवाइयों पर जीएसटी की घटी दरों को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार की कई गैर कोविड जीवन रक्षक दवाइयों को भी जीएसटी से छूट देने का ऐलान किया गया है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि काउंसिल फुटवेयर और टेक्सटाइल पर अनवेटेड ड्यूटी में अगले साल जनवरी में सुधार कर देगी।
केरल में सबरीमाला मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, तो वहीं देवस्थान बोर्ड के श्रद्धालुओं को 21 सितंबर तक भगवान अयप्पा की मासिक पूजन की अनुमति दी गई है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र और परिसर के अंदर कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है और एक दिन में केवल 15,000 लोगों को ही मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति है। तो वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिए गए हैं, वहीं साथ ही शर्तों के साथ खोले गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी नहीं, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बन गई है। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बंगला की कवर स्टोरी पर ममता बनर्जी को पीएम का विकल्प करार दिया है। तो वहीं टीएमसी के मुखपत्र में पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हवाले से ये कहा गया है कि हमने ये कभी नहीं कहा है कि कांग्रेस के बिना भाजपा का वैकल्पिक मोर्चा तय किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विकल्प बनने में विफल साबित हुए हैं और इसीलिए हम अपने नेता ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ पूरे प्रदेश में विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि सामना में छपे लेख में कहा गया है कि जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पीएम के मन में जो है वो जेपी नड्डा के जरिए करवाया जा रहा है। नड्डा के ही जरिए उत्तराखंड व कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले गए, गुजरात का मुख्यमंत्री भी एक झटके में बदल दिया गया, वहां तो पूरे मंत्रिमंडल का नवीनीकरण कर दिया गया था। तो वहीं सामना के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहली बार ही विधायक बनने वाले नेता हैं, लेकिन अब मोदी नड्डा ने ऐसा झटका दिया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। रूपाणी के मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को मोदी व नड्डा ने घर बैठा दिया है। जिन 24 मंत्रियों ने शपथ ली है वे सभी पहली ही बार मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जा रही है। दरअसल योगी सरकार ने कोरोना और अन्य बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फैसला करने की तैयारी की है, जिसके तहत डॉक्टरों का रिटायरमेंट उम्र 65 साल से बढ़ा करके 70 वर्ष कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस निर्णय से संबंधित प्रस्ताव पर जल्द ही योगी सरकार कैबिनेट बैठक की मुहर भी लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है, जहां पर यहां के लोगों की सुखद यात्रा करने का तोहफा मिलने वाला है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराने में युद्ध स्तर पर काम की जा रही है। इस साल नवंबर तक कानपुर और आगरा में मेट्रो का संचालन भी शुरू हो जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में भी मेट्रो सेवा के लिए डीपीआर बना करके भेज चुके हैं और डीपीआर की प्रक्रिया की अंतिम स्थिति में ही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 18 सितंबर यानी कि आज से ही कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं शुरू कर रही है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 की आज से शुरू हो रही परीक्षाएं उन छात्रों के लिए आयोजित की गई है जो कि अल्टरनेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया द्वारा प्राप्त मार्क्स से संतुष्ट नहीं है। यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा की इम्प्रूवमेंट परीक्षा 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी, वहीं जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 6 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगी। परीक्षाएं 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी एमएसपी ने 31 जुलाई को कक्षा 10 और कक्षा 12 के परिणाम घोषित किए थे। तो वहीं यूपी बोर्ड 10वीं के परिणाम का कुल प्रासंगिक प्रतिशत 99.53% था, जबकि यूपी इंटर कक्षा 12वीं पास के प्रतिशत 97.78% था। यूपी एमएसपी ने कहा है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अब फाइनल माना नहीं जाएगा। शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी दल बीजेपी के सदस्यों ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा के लिए वॉकआउट किया है।
पार्टी ने दावा किया है कि इससे बाल विवाह वैध हो जाएंगे। सदन में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 का बचाव करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाला ने कहा है कि प्रस्तावित कानून विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी शादियां वैध हो जाएंगी। मंत्री ने कहा है कि यदि यह वास्तव में बाल विवाह है तो फिर जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी परिवारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। विपक्ष ने इसे काला कानून करार दिया है और मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष को मत विभाजन कराना चाहिए। आगरा से आत्महत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आगरा के थाना शमशादबाद के महरपुर गांव में एक विवाहित जोड़े ने घर के अंदर ही फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। परिवार में दोनों की आत्महत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की है, जिसमें परिजनों ने बताया है कि दोनों को किसी से शिकायत नहीं थी, दोनों में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। तो वहीं फिलहाल अब तक पुलिस की ओर से इससे आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले में महिला के मायके वालों से पूछताछ कर रही है। यूपी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। वही मामला आगरा का है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना थाना एतमादौला क्षेत्र के कालिंदी विहार में खुशी हॉस्पिटल के सामने की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर कई थानों के फोर्स के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना भी लिया गया है। फिलहाल अब तक बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है और साथ ही बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अफगानिस्तान में पिछले महीने किए गए ड्रोन हमले का बचाव कर चुका पेंटागन अब अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहा है। पलटते हुए कह रहा है कि अंदरूनी जांच से खुलासा हुआ है कि इस हमले में सिर्फ आम नागरिक ही मारे गए, न कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में 10 अफगान नागरिकों की मौत हो गई है, जो कि एक दुखद खबर है और एक दुखद गलती भी है। पीड़ितों के परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। तो वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने कहा है कि 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में 10 अफगान नागरिकों की मौत के लिए माफी मांगी है। 29 अगस्त के इस हमले में बच्चों समेत कई आम नागरिकों की भी मौत हुई है, लेकिन हमले के 4 दिन बाद पेंटागन अधिकारियों ने कहा था कि यह बिल्कुल सटीक हमला है। इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़।